सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। 3 दिन बाद गुरुवार को इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। राहुल के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। कांग्रेस पार्टी इसे बेकार में मुद्दा बना रही है। मुझे नहीं पता कि इसमें समस्या क्यों है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। इसी साल 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया था। 1929 और 30 में बना 3 मूर्ति भवन भारत में कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। अगस्त 1948 में यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया। मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने बुधवार को 53 अफसरों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 29 महिलाएं शामिल हैं। इन अफसरों को देश भर के सीबीआई ऑफिस से इकट्ठा किया गया है। ऐसे हिंसा के मामलों में पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को निगरानी अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए सीबीआई ने 3 डीआईजी और 1 पुलिस सुपरिटेंडेंट को जांच की निगरानी के लिए भेजा है। डीआईजी अधिकारियों के नाम है लवली कटियार, निर्मला देवी और मोहित गुप्ता। जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम उपाध्याय इस पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजवीर उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक यह अपनी तरह का पहला मोबिलाइजेशन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को एक साथ सर्विस में तैनात किया गया। 2 अतिरिक्त महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और 6 महिला डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स भी इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा 16 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर्स की टीम भी इसका हिस्सा रहेंगे। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची। उन्होंने कोलकाता में जंगी जहाज आईएनएस विंध्यगिरी लॉन्च किया। नीलगिरी क्लास का ये फ्रिगेट एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 17A के जहाजों को इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है। इस युद्धपोत में 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। भारत की दिग्गज शू मेकर कंपनी बाटा जल्द ही स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर एडिडास के साथ इंडियन मार्केट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का प्लान कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी दोनों कंपनियों की बातचीत एडवांस स्टेज पर और फाइनल डील की रूपरेखा पर चल रही है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अभी बाटा का शेयर 6.8% बढ़कर 1,747 रुपए पर कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर में बीते 6 महीने में 20% से ज्यादा की तेजी आई है। विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण में जिताऊ उम्मीदवार ही सबसे बड़ा मापदंड रखा गया है। जयपुर लोकसभा के ऑब्जर्वर और यूपी कांग्रेस विधायक दल की नेता अनुराधा मिश्रा ने राजधानी की 8 सीटों के नेताओं और दावेदारों के साथ बैठक करके फील्ड में चुनावी तैयारी की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद अनुराधा मिश्रा ने कहा कि जयपुर की 8 सीटों पर जीतेंगे और इसके लिए हमने अब की बार 8 पार का नारा देते हुए नेताओं को टारगेट दिए हैं। नेताओं के बेटों को टिकट काटने के सवाल पर अनुराधा मिश्रा ने कहा कि नेता का बेटा होना गुनाह है क्या? नेता का बेटा बेटी अगर जिताऊ है तो टिकट देने में दिक्कत क्या है? उसे टिकट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? टिकट वितरण में पार्टी का सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो पैनल बनेगा उसके आधार पर टिकट देंगे। जिताऊ, योग्य और विश्वसनीय उम्मीदवार को टिकट देंगे। भले ही लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सहित 26 दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी हो, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि हमने कई सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले लोगों के नाम तय कर लिए हैं। राजस्थान में हम 3-4 फेज में विधानसभा उम्मीदवार घोषित करेंगे। राजस्थान की चुनाव तैयारियों को लेकर 18 अगस्त को पार्टी की अहम बैठक होने वाली है। इसके बाद पहली सूची 25 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि इन 26 सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले लोगों को पहले विधानसभा प्रभारी बनाया जाएगा। कम से कम 1 माह तक इनको पार्टी की ओर से संगठन विस्तार का काम देकर परफॉर्मेंस देखी जाएगी। इसके बाद इनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। संभावना है कि 26 में से 1-2 लोग ऐसे जो परफॉर्मेंस में खरे नहीं उतरेंगे, उनकी जगह नए नाम भी शामिल हो सकते हैं।
मिश्रा ने कहा, राजस्थान में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उड़ान भरने से कुछ क्षण पहले गुरुवार को इंडिगो का एक पायलट नागपुर हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वह पुणे के लिए विमान उड़ाने वाला था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन के एक बयान में कहा, आज सुबह नागपुर में हमारे एक पायलट के निधन पर हमें दुख हुआ है। नागपुर हवाई अड्डे पर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ है। गुजरात के जामनगर से उस वक्त चौंकाने वाला मामला सामने आया जब भाजपा की 3 बड़ी नेत्रियां आपस में भिड़ गई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर नॉर्थ से विधायक रीवा जडेजा के मेयर बीना कोठारी से बहस हो गई। इसके बाद सांसद पूनम माडम जब बहस शांत कराने आई तो रीवा ने उन्हें भी झाड़ लगा दी। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री कमजोर, अहंकारी व भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक साफ कह रहे हैं कि उनका मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ संदेश है कि उनका मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। जब से मणिपुर की घटना घटी तब से प्रधानमंत्री चुप है। मणिपुर में अब तक 6,500 एफआईआर दर्ज हुई और 150 से अधिक लोगों की मौत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अर्थात ओएनजीसी कम कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनी बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। इसके तहत वह नवीकरणीय और हरित हाइड्रोजन समेत पर्यावरण अनुकूल माने जाने वाले ऊर्जा क्षेत्र में इस दशक के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देश की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी ने कहा कि उसने कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। ओएनजीसी ने बयान में कहा, कंपनी ने खुद को देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ जोड़ा है और वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करने और कार्बन गहनता 45% तक कम करने के देश के लक्ष्य में योगदान दे रही है।